2024 के अंदर दोस्तों बहुत सारी गलतियां हुई और जिन गलतियों की वजह से आप जैसे लोगों ने बहुत नुकसान करा। वो नुकसान कैसे हुआ? जैसे कि एग्जांपल किसी ने बोला भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके ना पेपर थे ना कोई रजिस्ट्री थी, इन्वेस्ट करा और नुकसान हो गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले 2024 के अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्ट करा सबका पोर्टफोलियो आज 20 से 30% डाउन है। और भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी रही मार्केट के अंदर 2024 के अंदर जिसमें आप लोगों ने पैसा लगा के अपना फायदे की जगह पे नुकसान ही करा है। अब ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है, आप भी नहीं चाहोगे रिपीट करना, तो इसको चीज को मैंने एनालिसिस करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि जिसके अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो हम एक तरह से पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि 2025 के अंदर कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जिससे आपको रिजल्ट मिले। तो ऐसे 10 सवालों के जवाब यहां मिलेंगे जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो कहां करना है, कौन सी लोकेशन पे करना है, कैसे मुझे वेरीफाई करना है कि रियल एस्टेट ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रियल एस्टेट में नुकसान हो गया। और रियल एस्टेट तो चलो हर एक बंदा नहीं कर रहा, 10 में से एक ही बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप में से 90% लोग इन्वेस्ट करते ही करते हैं और चाहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा कमा ले। अब देखो, सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो एक बार पैसा डाल दो और भूल जाओ, और जब वो ऊपर आएगा निकल जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2024 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा, इवन सितंबर से पहले, अभी 6 महीने पहले ही जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा अगस्त के अंदर, अपना जुलाई के अंदर, उनका पोर्टफोलियो भी 20% डाउन है। तो दोस्तों ये सारे रीजंस होते रहते हैं मार्केट में, से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब आपको सावधानी तो बरतनी है ना। अब आपको किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी ऐसे 10 सवालों के जवाब मैं लेने वाला हूं जो आपके दिमाग में शायद घूम सकते हैं और आप इनके बारे में सोच रहे थे कि इनके सवालों के जवाब मुझे अगर मिल जाए तो डेफिनेटली मैं मार्केट से रिटर्न कमा लूंगा। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों अपॉर्चुनिटीज। अगर 2025 के अंदर की बात कर रहा हूं, अब 2025 आ गया, अभी जनवरी मंथ चल रहा है, अब मेरा वीडियो आप जनवरी फरवरी में ही देख रहे होंगे। तो अगर 2025 के अंदर ये आपके सामने अगर मैं पूछूं कि जनवरी मंथ में आपको डिसीजन लेना है कि ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आप पैसा लगा सकते हो कि आपको फिक्स टाइप के भी रिटर्न मिल जाए और आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए और आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी कोई आके देगा। अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमेशा मार्केट में होती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, चाहे रियल एस्टेट की हो, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ्स में लगाना हो पैसा हो, कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी खुद से निकल के नहीं आती। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, एक स्टॉक का नाम है टाटा पावर, ठीक है। अब ये स्टॉक के बारे में मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक मैंने बहुत बार एनालिसिस करा है, बहुत बार इसको देखा है, और मैं आपको अभी पर्सनली बोलूंगा स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। अच्छा स्टॉक है लेकिन इन्वेस्ट मत करना। इसकी मैं आपको कुछ जर्नी बताता हूं। अब क्या ये स्टॉक दोस्तों इस समय चल रहा है मेरे ख्याल से 350 या 360 के आसपास, ठीक है। ये स्टॉक आपका बीच में 480 तक या 460 तक गया था। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, आप बिल्कुल रेट पे मत जाना। अब 480 से ये नीचे भी आया 400 तक, सोचो ये स्टॉक 400 तक आया और फिर 400 से फिर दोबारा ये 440 तक भी गया। अब ये स्टॉक इतना गिरने के बाद वापस आ रहा है और लोगों ने 440 पे इन्वेस्ट करा। जब 440 पे इन्वेस्ट करा तो फिर ये स्टॉक दोबारा से गिर गया। अब ये स्टॉक अब 360 चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखो, ये स्टॉक दोस्तों 360 पे भी था, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा होगा कि भाई इतना गिरा हुआ है, और आज भी उसी पॉइंट पे है 360 पे, आज भी उसी पॉइंट पे जो शायद 1 साल पहले था। और लोगों के मन में तब भी फियर था, शायद अभी भी फियर है कि यार इतना मार्केट गिर रहा है, हमें घुसना चाहिए नहीं घुसना चाहिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने 440 पे इन्वेस्ट करा है उनका सोचो आप एक बार, ये तो 500 पे गया है मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक 500 गया है तो सोचो वहां पे भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो अपॉर्चुनिटी यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां भी है। 400 पे भी अपॉर्चुनिटी है, 360 पे भी अपॉर्चुनिटी है। 360, 400, 440 और 480, सोचो हर उसके अंदर 40 पॉइंट का गैप है। तो हर इस पॉइंट पे आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेके अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से बना सकते हो। ये दोस्तों मैंने बताया आपको स्टॉक मार्केट का। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं यार स्टॉक मार्केट ऐसी अभी फील्ड हो गई है जिसके अंदर अभी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अभी नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में देखो कि सारे स्टॉक ही डाउन है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ महीनों के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर अच्छे रिटर्न दिए। वो आप कैसे पता लगेगा? आपको मैं लिंक दे दूंगा स्किनर का, वो आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि पिछले 2 महीने के अंदर जिन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया या फिर पिछले 1 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट दिए वो कौन से स्टॉक हैं। तो उसमें से आपको ना ज्यादातर पता है कौन से स्टॉक मिलेंगे, जो एआई टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक हैं, पावर सेक्टर वाले स्टॉक हैं, टाटा पावर को छोड़ने के बाद,
और एनर्जी वाले स्टॉक है, कुछ ऐसे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं एआई की बात कर रहा हूं तो एआई वाले सारे स्टॉक पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, तो वो डिपेंड करेगा उन स्टॉक के फंडामेंटल्स पे। और जैसे हम एक स्टार्टअप वाली बात कर लो, जोमेटो जैसा स्टॉक है ऊपर साइड में जा रहा है, पेटीएम जैसा स्टॉक भी ऊपर साइड में जा रहा है, अभी शायद कुछ दिनों में गिरा है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी मिक्स होती है। पॉइंट मेरा यहाँ पर ये बताने का है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो मार्केट के अंदर तो ये समय भी सबसे बेस्ट है। अगर यहाँ से मार्केट और गिर जाता है, 400 वाले स्टॉक में आप देख रहे हो 40 पॉइंट का मूवमेंट यानी 10% का मूवमेंट मिल रहा है आपको, इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में कम से कम आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40% के आसपास गिर गया। अब जो स्टॉक इतना टूट गया है तो अगर आप उसमें एंट्री बना लोगे तो डेफिनेटली ये आएगा ऊपर, 2025 के एंड तक भी आ सकता है, 2026 में भी आ सकता है, 2027 में भी आ सकता है। लेकिन आपको कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको फुल एनालिसिस करना है उसका, जो कि आपको टिकर टेप जैसी वेबसाइट पे, फिनोलॉजी वेबसाइट पे, इन वेबसाइट पे आपको उनका फंडामेंटल देखने को आराम से मिल जाएगा। नहीं तो सबसे बड़ी जो वेबसाइट है हमारी इंडिया की फाइनेंस की वो है मनी कंट्रोल, उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना खुद चल के नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी आपको एकदम से पता नहीं चलेगी, आपने जब इन्वेस्ट कर दिया वही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आप सोचते हैं लॉन्ग रन के लिए रखना तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और लॉन्ग रन के लिए आपको यह भी देखना है कि अगर आपको एवरेज करनी है तो आपको डिसाइड करना है पहले से कि अगर मेरा पोर्टफोलियो फलाने स्टॉक का या फलाने क्रिप्टो का या फलाने गोल्ड ETF का किसी भी चीज का इतना परसेंट अगर डाउन हो गया तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में और पैसा डाल दूंगा, एवरेज कर लूंगा। अब जैसे एग्जांपल, अब मैं आपको लोगों को पता है जो मैं वीडियो बनाता हूं, आपको कई बार बता चुका हूं, मेरा ऑफिस नोएडा में है, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, दिल्ली NCR में हूं मैं। और दिल्ली NCR में आपको पता है सबसे बिगेस्ट न्यूज अभी रियल एस्टेट के अंदर है जेवर एयरपोर्ट के बारे में। जेवर एयरपोर्ट हमारे ऑफिस से मेरे ख्याल से 25-26 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे जिस ऑफिस के अंदर मैं हूँ, इस ऑफिस को हमने हायर किया था, मतलब हमने रेंट पे लीज पे लिया था आज से 3 या 4 साल पहले, 3 साल पहले लिया था एंड में, हाँ 2-3 साल पहले लिया था। 3 साल पहले इस वाले ऑफिस का जो दाम था वो था 60 लाख के आसपास और आज की डेट में 2.25 करोड़ रुपए है। अब सोचो 3 साल के अंदर इसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। और अभी तो हम जैसे रेंट दे रहे हैं, हमने लिया नहीं, हमने और भी ऑफिस ले रखे हैं, लेकिन ये वाला हमने थोड़ा हमें ज्यादा अच्छे से सूट करता है। तो सोचो कि प्रॉपर्टी के रेट यहाँ कितने बढ़ गए। अब ये ऑफिस पुराना हो गया है, इसके बाद भी बहुत सारे टावर बने, उनके तो रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब जैसे ही जेवर एयरपोर्ट की अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद रेट्स में बहुत अच्छा हाइक आया, आप तब भी एंटर कर सकते थे, वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। और इवन अभी भी जेवर एयरपोर्ट अभी ऑन नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है, जब वो चालू हो जाएगा तो इन प्रॉपर्टीज के, इन ऑफिसेज के रेट बहुत हाइक होंगे, यहाँ के रेजिडेंशियल के बहुत हाइक होंगे, तब वो भी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा ये जो मास्टर प्लान जब बना होगा जेवर एयरपोर्ट का, लोगों को तब भी पता लग गया होगा, लोगों ने यहाँ पे जमीन लेके डाल दी थी, तो सोचो वो भी अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा रहती है, आपको बस पहचानने वाली बात है। अब वो पहचानने के लिए आप उसको तभी देख पाओगे जब वो चीज गुजर जाएगी। अब सोचो जब 2025 चला जाएगा तो आप पूरे साल को रिवाइंड करोगे तो आपको लगेगा यार हाँ यार वहां पे मौका था, यार शायद यहाँ पे ये 360 पे स्टॉक है, शायद यहाँ मौका था, शायद वो बंदे ने मुझे बताया था भाई 10 लाख का यहाँ प्लॉट मिल रहा है ले ले, शायद वो मौका था। तो अब मौका आपके पास दोस्तों कभी भी है ना, पहले आपको नहीं बताएगा। आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट लोकेशंस में, मतलब डिफरेंट एसेट्स में आपको पैसा डालना पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो आपके रियल एस्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे क्रिप्टो, कुछ भी हो, ये होता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी सामने से नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटी में एंटर करना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, ये मैंने यहां पे लिखा है, इज दिस रिस्की, ये स्टॉक मार्केट के लिए। अब दोस्तों देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आज पैसा डालता हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिनसे मैं अगले 6 महीने में इतने % रिटर्न कमाना चाहता हूं, तो दोस्तों ये डेफिनेटली रिस्की है। अगर आपका सिर्फ विजन 6 महीने का, 1 साल का है, लेकिन अगर आप 2025 में एंटर करते हो और 2024 में ऑलरेडी मार्केट इतना डाउन चला गया है, इवन जनवरी में अभी तक भी आप देख रहे हो, आज 14 तारीख है, 13 तारीख है, 13 तारीख है, तो 13 तारीख तक अभी मार्केट इतना डाउन जा चुका है, तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने ऑलरेडी आ गई है। जितना मार्केट नहीं गिरना था ऑलमोस्ट शायद उतना गिर गया हो, शायद 50% गिरा हो, लेकिन कुछ तो गिरा है। यहां से सोचो जिन्होंने यहां से 1 साल बाद पहले लगाया था उनका पोर्टफोलियो तो पहले डाउन है। अब आपके पास मौका है और आप घुसोगे और आप अगर 2-3 साल भी रख जाओगे तो शायद आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये आपके लिए रिस्की नहीं होगा। रिस्की उनके लिए भी नहीं है जिन्होंने इससे पहले 6 महीने पहले इन्वेस्ट करा या 1 साल पहले इन्वेस्ट करा, उनके लिए भी रिस्की नहीं है। तो रिस्की नहीं है स्टॉक मार्केट, रिस्की उन लोगों के लिए जो आज खरीदना चाहते हैं,
अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने पे निकालना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग विजन रखते हैं, लंबा एक सोच के चलते हैं, उनके लिए कभी रिस्क नहीं। अगर आज आपने देख लो, अगर आप आज टोटल मिला के 50 स्टॉक्स भी ले लोगे, मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 5 लाख रुपए भी है, सारे स्टॉक्स में आपने सिर्फ 10-10 हजार रुपए डाले, आप 5 लाख रुपए से आप खेल रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं अगले 20 साल बाद उन सारे स्टॉक्स को आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यू कम से कम 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 5 लाख के स्टॉक्स की बात बता रहा हूं मैं, चलो 1 करोड़ ज्यादा बोल दिया, 50 लाख भी हो जाएगा, 10 गुना भी हो सकती है। तो ये चीज डिपेंड करता है मार्केट पे। कुछ अच्छे स्टॉक्स निकल जाएंगे जो बहुत ज्यादा उठ जाएंगे, कुछ ऐसे स्टॉक निकल जाएंगे जो वहीं घूमते रहेंगे। और अगर आप मार्केट में ये मान के बैठो कि मैं सीधा 20 साल बाद देखूंगा, तो कुछ स्टॉक शायद 50% पे डाउन भी हो। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक पॉजिटिव होते हैं। एक स्टॉक की साइकिल होती है कि एक स्टॉक यहाँ पे ऑन होगा, यहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर बराबर वाली लाइन पे आ जाएगा, और हो सकता है फिर नीचे चले जाए, फिर नीचे चले, फिर दोबारा कॉस्ट पर जाए, फिर दोबारा ऊपर चले जाए। तो ये साइकिल होती है। हो सकता है साइकिल को फॉलो करते हुए चलते हैं स्टॉक। जैसे वो साइकिल वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में रिलायंस जैसे कंपनीज का जो बिजनेस है वो एक तरह से स्टेबल टाइप का है, मार्केट को पहचान चुका है, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो सरप्राइजिंग है, हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है मार्केट में कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में बताया, और ये रिस्की भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की है। तो आपको अपना पैसा अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो और अपना लॉन्ग विजन के लिए रख रहे हो, तो कभी भी आपको रिस्की नहीं मिलेगा। तो आपके मन में अगर ये चल रहा है कि 2025 में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं ना लगाऊं, रिस्की है कि नहीं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है रिस्क है, अगर आप थोड़े समय के लिए लगा रहे हो तो मत लगाओ। अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हो, लॉन्ग विजन के लिए लगा रहे हो, तो डेफिनेटली लगा सकते हो और आपको फायदा मिलेगा। तो होप इसका आपको आंसर मिल गया होगा। तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों ये है, बेस्ट क्रिप्टो नाउडेज। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं बिटकॉइन, तो बिटकॉइन तो यार एवर बेस्ट था ना, और बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो 52 लाख तक भी गया है, और 52 लाख के बाद वो नीचे भी आया। 32 लाख पे मेरे एक फ्रेंड ने उसके अंदर लॉस बुक कराया, उसके बाद भी 25 लाख गया है, और आज कितना आ गया, 1 लाख के आसपास आ रहा है। और देखो दिग्गज लोग हैं या जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो तो कहते हैं, डॉलर की बात हो रही है सारी, यही सारे डॉलर की बात हो रही है, 1 लाख डॉलर के आसपास हो गया उस हिसाब से। देखो 52 लाख में रुपीज, ये मैं रुपीज में बता रहा था, ठीक है। तो आज 1 लाख डॉलर के आसपास है, मतलब 98 लाख के आसपास, मतलब यार 90 लाख के आसपास चल रहा है। तो आज 1 लाख पे है या और ज्यादा पे ही है। तो ये वाला जो बिटकॉइन है वो शायद 3 लाख डॉलर पे भी जाएगा अगले वाले आने वाले समय में। और वो क्यों बता रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको पता है इंडिया के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बिटकॉइन अभी लीगल नहीं है, टेंडर में नहीं है, लोग मतलब उसको यूज नहीं कर पाते हैं, और मतलब खुल के नहीं चल रहा है मार्केट में, चलता है लेकिन खुल के नहीं चलता। जब इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे हमारे वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्रीज है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, या चाइना के आसपास चलते थे, कभी ये ऊपर कभी ऊपर। चाइना में भी जब टेंडर हो जाएगा, यहाँ टेंडर हो जाएगा, तो सोचो आप इसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, और जब जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस बढ़ेगा। तो बिटकॉइन तो सबसे बेस्ट कॉइन है क्रिप्टो की बात करें, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ना, आपके पास शायद उतना पैसा नहीं है, और आप अगर टुकड़ों टुकड़ों में करोगे तो शायद उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई कॉइन मुझे मिल जाए जो बिटकॉइन की तरह हो, और मेरा आज का 10,000 लगा है, मेरे कल को शायद 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बन जाए, तो उसका एक ही तरीका है दोस्तों, वो मुझे ऐसा लगता है। पर्सनल लेवल बता रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप क्या करो, टॉप 20 कॉइन उठाओ, टॉप 20 कॉइन में से 1 2 3 4 बिटकॉइन होगा, इथेरियम होगा, 3-4 कॉइन हटा दो, बचे हुए 16 कॉइन के अंदर आप बराबर 10-10 हजार रुपये डाल दो, और आप उसको 20 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के लिए छोड़ दो। हो सकता है 5 साल में भी वो रिटर्न आ जाए। अगर आपने इतने लंबे समय के लिए छोड़ा, तो आपका जो कॉइन का डाइवर्सिफाई हो गया है पैसा। तो डाइवर्सिफाई का एक ही रूल होता है, आपका नुकसान नहीं होने देगा, और नुकसान होगा तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा, उतना नहीं होगा। लेकिन अगर बाई चांस उन टॉप 16 कॉइन में से कोई एक कॉइन बिटकॉइन की तरह भाग गया, और कुछ भी हो सकता है, देखो बिटकॉइन जब इतना उठा किसी को नहीं पता था ना इतना उठ जाएगा यार। अब सोचो मेरे दोस्त ने 52 से 32 लाख पे बुक कर दिया, 25 लाख आया, वो तब सोच रहा था अच्छा वो निकाल दिया, लेकिन जब वो दोबारा आ गया 52 लाख को क्रॉस कर रहा होगा, तो सोचो उसको कितना मन मचल रहा होगा, यार मैंने क्या कर दिया। कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए लगा रखा था, आज उसका 2-2.5 करोड़ मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ तक हो जाता, सोच रहे हो, क्योंकि 32 36 38 यहाँ पे उसकी एवरेजेस थी, आज तो 1 लाख डॉलर भी क्रॉस कर गया। तो चलो वो तो कई अलग बात है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट बिटकॉइन कोई सा भी कॉइन हो सकता है। तो नाउ डेज वाली और बाय डेज वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी लुभावनी बातें कर रहा है तो आप उसके चक्कर में ना पड़े, और क्रिप्टो के अंदर भी पैसे लगाएं तो हमेशा डाइवर्सिफाई करके लगाएं। तो हमारे आप कितने हो गए, टोटल 3 सवाल हो गए, और 3 सवाल के अंदर मुझे लगता है मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा ज्ञान दे दिया होगा। फिर भी हम आगे के कुछ ऐसे 7 सवालों पर डिस्कस करेंगे
जो आपको 2025 के अंदर जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। अब देखो दोस्तों, यहां तो मैंने बात करी थी कि 16 कॉइन में पैसा लगा दो, क्रिप्टो में डाइवर्सिफाई हो गया, 50 स्टॉक ले लो, स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन आप सिर्फ स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के लिए नहीं बने हो। आपको मैं बता दो कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास कुछ भी पैसा है, मैं अमाउंट यहां नहीं लिख रहा हूं, सबसे पहला आपका जो प्राइमरी होना चाहिए वो होना चाहिए स्टॉक मार्केट, ठीक है। नंबर 2 पे होना चाहिए आपका क्रिप्टो। ये आपके दो ऐसे प्राइमरी सोर्स होने चाहिए जो आप सबसे अपना लिक्विड पैसा लगा सकते हो उसमें, जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। वो शायद आपके पूरे पैसे का 5%, 2%, 1% हो, इन दो में लगाओ, ज्यादा नहीं घुसने की जरूरत है। थर्ड नंबर पे गोल्ड में। गोल्ड में आपको इसलिए बता रहा हूं, इसका आंसर भी आपको आगे पता लगेगा क्योंकि अगले सवाल में वो आने वाला है। थर्ड वाला है आपका ईटीएफ्स, ईटीएफ्स ले सकते हो। नंबर 4 है आपका म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद यहां तक आप समझ लो, ये सारी चीजें ना स्टॉक मार्केट से डिपेंड है। ये सारी चीजें मार्केट में जो अभी हमारे देश में महंगाई चल रही है, पूरे कंट्रीज में चल रही है, वर्ल्ड में चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसको हेज करेगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है रियल एस्टेट। इसके बाद आता है आपका बॉन्ड्स और एफडी। अब दोस्तों ये आपका, अगर आप इस तरीके से मार्केट में अपना पैसा लगाते हो, मार्केट में ये लगाने का मतलब ये नहीं कि रियल एस्टेट में नहीं लगा, रियल एस्टेट में भी, वो भी मार्केट का पार्ट है। रियल एस्टेट के ईटीएफ्स भी होते हैं। तो रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, इन सब में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पोर्टफोलियो में से डाइवर्सिफाई रहेगा। हो सकता है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आपको लॉस दे रहा है, ये आपको लॉस दे रहा है, लेकिन ये आपको लॉस नहीं देगा, ये आपको लॉस नहीं देगा, ये लॉस नहीं देगा, शायद ये लॉस दे दे, लॉस दे दे। सोचो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मैं यहाँ पे टोटल 10 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ कि अगर इन सातों जगह पे, इन सातों एसेट्स के अंदर आप अपना पैसा लगाते हो सकता है 2 एसेट्स आपको लॉस देते, 5 एसेट्स आपको प्रॉफिट देगी। तो आपका डाइवर्सिफाई का एक ही रूल होता है कि आपको लॉस ज्यादा नहीं होने देगा। लॉस अगर होता भी है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन अगर आप सब चीज पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, तो आप पैसा कमा लोगे। अब इन सारे टॉपिक के ऊपर मैं अगर एक एक करके बताऊंगा ना तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे वाले सवाल लेंगे उनमें एक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई के अंदर हमने जो पॉइंट लिए, आगे मैं आपको बताता हूं कैसे। तो 5वें सवाल पे आता हूं। तो 5वां सवाल है दोस्तों इन्फ्लेशन हेज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ना एक छोटा सा रियल एस्टेट का सिनेरियो बता रहा हूं। इन्फ्लेशन को हेज करने वाला ही पॉइंट है, लेकिन आपको समझ में आएगा। एक लोकेशन है जेवर एयरपोर्ट के पास, ठीक है, और एक लोकेशन है फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में ऐसे लोकेशन पे जहां पे प्राइस ऑलरेडी हाइक्ड है, वहां पे एक 100 गज का प्लॉट मिल रहा है 30 लाख में, ठीक है। 100 गज का प्लॉट वहां मिल रहा है 30 लाख में, और ये बात है 2015 की, ठीक है। 2015 की बता रहा हूं, 2025 लाख, 10 साल में आप देखो क्या ग्रोथ आई यहाँ पे। और 2015 के अंदर ही यहाँ पे भी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिस जो प्लॉट का साइज है स्क्वायर गज के, मतलब 500 गज का प्लॉट है, वो भी है 30 लाख रुपए का। और आज ये जो 30 लाख का है, इसका जो दाम है वो है आपका 1.5 CR का, क्योंकि आज से 10 साल पहले जेवर एयरपोर्ट का नाम ही नाम था कि जेवर एयरपोर्ट आएगा, मास्टर प्लान में पहले से था, लेकिन लोगों को ना उतना विश्वास नहीं हो रहा था, लोग वहां जा नहीं रहे थे, नए नए प्लॉट्स कट रहे थे, वहां पे लिया। तो ये चीज जब जेवर एयरपोर्ट आया उसके बाद बिल्कुल जीरो बसावट से बसावट होनी स्टार्ट हो रही है। तो सोचो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपना पैसा 5 गुना कर लिया 10 साल में। लेकिन यहाँ जो 30 लाख का प्लॉट है वो आपका सिर्फ 50 लाख पे पहुंचा है। और लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा है, सिर्फ 50 लाख रुपए पे ये वाला प्लॉट पहुंचा है, सिर्फ ये लगा लो डबल भी नहीं हुआ, और यहाँ पे हो गया 5 गुना। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है जो मैं पहले पॉइंट में बता रहा था कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि ये आपको, अगर आप देखोगे तो ये भी आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से चल रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से बढ़ रहा है। 30 का 50 हो रहा है इतने, अगर आप बैंक में रखते तो 30 का 50 नहीं होता। ये आपका यहाँ बढ़ गया पैसा, वो प्लॉट ही है, वो ये भी प्लॉट है, ये भी प्लॉट है, ये आपका 1.5 करोड़ का हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, सही दिमाग से आपने फैसला लिया तो ये आपने इन्फ्लेशन को भी आगे कर दिया, हेज की जगह पे आपने उसको ओवरबीट कर दिया। तो ये आपको पहचानना पड़ता है दोस्तों। और ये एग्जांपल जो मैं भी आपको आगे वाला सवाल लेने वाला हूँ, रियल एस्टेट वाला, ये उसके लिए बेस्ट है। जो मैंने अभी आपको बताया ना कौन सी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट आंसर है। जेवर एयरपोर्ट का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे जो नॉलेज है वो यहीं आसपास की है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार कौन सी जगह पे हम लोग इन्वेस्ट करें, हम तो फलानी जगह से फलानी जगह से। तो आपको ना एक ऐसे मतलब प्रॉपर्टी डीलर से, लीगल प्रॉपर्टी डीलर से, जो आपको बेस्ट एडवाइस दे सकता है उससे पूछना होगा। और एक से नहीं, हमेशा 4-5 बंदों से एडवाइस लो। देखो एडवाइस लेने में कुछ खर्चा नहीं है, आप जाओगे बात करोगे, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप
अगर 4-5 लोगों की सुन लोगे ना तो आप एक सेल्फ से भी अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और अदरवाइज वहां पे आपके देखो अगर आपको एग्जांपल दिल्ली नोएडा में कहीं पे भी कुछ जानना है तो आप मेरे इस नंबर जो हमारा ये वीडियो देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, सर प्लीज सजेस्ट मी इन फॉर रियल एस्टेट, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी स्कीम बता दूंगा, अभी बताऊंगा आपको आगे इसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड जवाब आएगा तो वही बताऊंगा। तो आपको जो मैंने इसका एग्जाम्पल वहां देते थे इसका दे दिया है तो उसका बता रहा हूँ। जैसे अब ये है, अब लोकेशन वाली बात बताता हूँ, अब इसके अंदर आप समझो कैसे बताऊं मैं आपको। जैसे यहाँ पे एक वो है रियल एस्टेट है, उसका नाम है M&M। अब M&M आपको लग रहा होगा, नहीं सॉरी M&M नहीं है, वो तो मैंने स्टॉक का नाम बोल दिया, उसका नाम है M3M है, सॉरी वो मार्केट में रहने की वजह से ना M3M है। ये एक बिल्डर है, एक बिल्डर का नाम है गुलशन, एक बिल्डर का नाम है गोदरेज। अब मैं यहाँ पे किसी बिल्डर को ना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो समझना। M3M एक ना लग्जरी ब्रांड है, इसके जो भी फ्लैट आते हैं मार्केट के अंदर उनका जो पहला प्राइस होता है वो होता है 2 CR का, समझ रहे हैं आप। और जब इसका 2 CR का अनाउंस होता है, जब इसका पोजीशन मिल रहा होता है कम से कम 6 CR का हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। और इसमें पूरा समय लगता है 4 से 5 साल का, 5 साल में आपके पैसे ट्रिपल हो जाता है। इसी तरीके से गुलशन के प्रोजेक्ट है, इसी तरह से गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं। स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलत अजीब सी लिखी ताकि आप लोगों को ये ना ब्रांड का प्रॉब्लम ना हो। तो गोदरेज और ये गुलशन, इनके प्रॉपर्टी के साथ भी ऐसे मैंने सीन देखा है। इसके भी यहाँ पे कम से कम 3-4 सोसाइटीज हैं, जैसे गुलशन इकेबाना, गुलशन बोटनिया, गुलशन विवांते, ऐसे करके सोसाइटीज हैं नोएडा, दिल्ली NCR में। तो इनके जो फ्लैट्स हैं उनके फ्लैट के साथ भी ऐसा है कि जब ये फ्लैट आए तो 1 CR के थे और आज की डेट में 3 CR के हैं, जब पोजीशन मिल गया है। और जब पोजीशन नहीं मिल रहा होता है तब ऐसा होता है। लेकिन अब आप सोचो, क्या ऐसे प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो जो रेडी टू मूव नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुआ, अभी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, लोगों ने पैसा डाला और वो पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया। अब दोस्तों आपने ना आज से पहले कुछ दिनों पहले आपने यहाँ न्यूज़ सुनी होगी कि एक बिल्डिंग को ना क्या कहते हैं गिराया गया है, सुपरनोवा की, शायद सुपरनोवा नहीं कौन सी थी वो, सुपरटेक की थी, हाँ सुपरटेक की बिल्डिंग थी, तो उसके पैसे डूब गए। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ, और ये रियल एस्टेट का उन लोगों के लिए जिनके पास करोड़ में पैसा है। जैसे एग्जाम्पल किसी आदमी के पास 20 करोड़ है, ठीक है। अब 20 करोड़ के समय पे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 5 अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप देखो कि बिल्डर आपका कैसा है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो जैसे ATS यहाँ पे दिल्ली NCR में बहुत फेमस है, ATS के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वहां पे भी बहुत लोगों के पैसे फंस गए। तो बिल्डर तो कभी भी दिक्कत में आ सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वाला ही बेस्ट होगा। मैं आपको कुछ नाम बता दूं वो खराब हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। सुपरटेक भी बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली NCR में थोड़ा उसका दिक्कत हो गया। JP भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भी थोड़ा खराब हो गया। तो ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई करके करते हो तो डेफिनेटली कमाओगे। जैसे एग्जाम्पल आपने क्या करा, इन सब में पैसा लगाया, इसमें आपने 2 करोड़ लगाया, इसमें आपने 2 करोड़ लगाया, इसमें भी आपने क्या करा 2 करोड़ लगाया, इसमें भी 2 करोड़, इसमें भी 2 करोड़, इसमें भी 2 करोड़। अब एग्जाम्पल क्या हुआ, सारे के सारे रेरा अप्रूव होने चाहिए, सारे के सारे रेरा अप्रूव होने चाहिए। इसमें आपने इसको कर लिया 5 करोड़, इसको कर लिया 6 करोड़, इसको कर लिया आपने 0 कर लिया, पैसे फंस गए आपके, लेकिन आपका नुकसान नहीं है, पैसा मिलेगा लेकिन लंबा समय लगेगा। इसमें भी 0 हो गया। और इसमें आपने क्या करा, इसमें कर लिया आपने 3 करोड़। अब आप देखोगे एग्जाम्पल है बस ये 3, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 5, 6, 11, 14 हो गए ना, 14 करोड़ हो गए। दोस्तों आपने लगाए कितने थे, 10 करोड़, आपने अभी भी 4 करोड़ कमा लिए। और ये सारा आपका जो सिनेरियो रहेगा ये ऑलमोस्ट आपका 3 साल से लेके 5 साल के बीच में रहेगा। तो आपने यहाँ पे अपने कैपिटल को, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये सारे हो सकते हैं फार्म हाउसेज हो सकता है सारे विलास हो सकता है सारे फ्लैट्स हों, मतलब इनमें आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे ही प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होता है और प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद जब वो रेडी टू मूव होगा तो आपके दाम आपको इतने मिलेंगे। अब जैसे ये 2 फंस गए आपके, ये अलग अलग बिल्डर है, तो अगर आपके रेरा अप्रूव्ड हैं तो सरकार आपको पैसा जरूर दिलवाएगी, चाहे बिल्डर कुछ भी हो, आपको पैसा मिलेगा। हाँ अगर वो दिवालिया होगा तो अलग बात है, नहीं तो आपको पैसा मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको बस ये देखना है कि आपको पैसा कभी भी एक सिंगल उस पर बिल्डर पे नहीं लगाना पैसा। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये चीज़ आप है ना कहीं पे भी कर सकते हो। फिर आपको ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं कि लोकेशन आपकी कौन सी है। दिल्ली NCR में मैं आपको गाइड कर दूंगा, और दिल्ली NCR के अलावा कहीं पे भी हो, चाहे आप दुबई में क्यों ना हो, आप अपना पैसा हमेशा ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आप डाइवर्सिफाई कर पाओ, अच्छे अच्छे बिल्डर पे लगाओ। और अगर इंडिया की बात करें तो रेरा अप्रूव आपका वो होना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी होता है, इंश्योरेंस के लिए IRDA होता है, और ऐसी तरह से रियल एस्टेट के लिए भी रेरा होता है। तो आपको ये लोकेशन का मैटर नहीं है, आपको हमेशा
लीगल प्रॉपर्टीज के अंदर ही हाथ डालना है, ठीक है ना। तो आपको 6 सवालों के जवाब मिल गए। अगले 7वें पढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट, मतलब फिक्स इनकम वाले। अब दोस्तों देखो क्या होता है, हर किसी की ना रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब जैसे मैं, आपको लगता है कि मैं अभी, मेरी एज है 30-32 साल की एज है, ठीक है। अब 32 साल की एज पे मैं ना रिस्क भी ले सकता हूँ और मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव में मॉडरेट टाइप का इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर नुकसान हो जाएगा 20-30 हज़ार रुपये का तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन जो बंदा जॉब नहीं कर रहा है, जो बंदा 60 साल की एज का है या रिटायर है, उसका अगर एक भी रुपए का नुकसान होगा तो उसको बहुत खलेगा। और उसका लाइफ भी आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं बचा है। हो सकता है वो 60 के बाद 70 जी जाए, 80 जी जाए, 90 जी जाए, 100 जी जाए। लेकिन अभी 60 वाले की एज के हिसाब से 30 साल वाले एज का बहुत लंबा समय है, कमाने का भी टाइम है, यंग है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो बंदे का लाइफ कम बचा है, कमाने का सोर्स कम हो गया है, तो वो रिस्क कम ले सकता है। तो ये उन लोगों के लिए कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां से आप सरकारी बॉन्ड्स ले सकते हो, या फिर आप बैंक में जाके सीधा आप एफडी कर सकते हो। और सीनियर सिटीजन के लिए तो अलग से परसेंटेज मिलता है, अच्छा परसेंटेज मिलता है, हमेशा 50 पैसे परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप लोग 2025 के अंदर बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाना चाहते हो, डेफिनेटली लगा सकते हो। अगर आप कंजर्वेटिव हो, अगर आपकी एज जो है 50-55 की है, तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 90% इसमें लगा सकते हो। अगर आप 60 से ज़्यादा एज है तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना सारा पैसा दोस्तों, सारा का सारा इन्हीं में लगाओ, इसके अलावा कहीं मत लगाओ। इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट हैसी हो जाएगी, उतनी नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप 30-32 साल के, तो आपको इसमें सिर्फ 10%, 20%, 30% पैसा लगाना चाहिए। बाकी अदर चीजें उसमें लगाओ यार, और मार्केट में पैसा बनाओ। 2025 के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। 8वें सवाल पे आते हैं दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं। देखो एआई का दोस्तों जमाना है ही, आपको पता है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। और आज की डेट में आप लोग रील देखते होंगे भाई, कुछ भी कर देते हैं, मतलब एआई से कुछ भी बना देते हैं। और एआई का मतलब यही नहीं है कि रील बना देना या वीडियो बना देना। एआई का मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, रोबोटिक चीज़ होती है। अब जैसे ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अब जैसे रोबोटिक आप वो लगा लो, सब कुछ छोड़ो, आप रोबोटिक में लगा लो कि घर की सफाई करने के लिए, वैक्यूम के लिए खुद ही कर देता है, वो सारा एआई का कमाल है। आपको बड़े बड़े ऐसे लिखने के लिए, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कुछ भी टाइप का वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी जो आपके ऑफिस में, कॉर्पोरेट में काम आता है, उन सब के लिए भी एआई का जमाना है। और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट लगा लो इसकी वजह से, सिर्फ एआई की वजह से पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर 50 से लेकर 60% तक का बूम आया है, तो सिर्फ एआई की वजह से। तो अब जो टाइम है एआई का ही है दोस्तों। तो एआई से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स आपको मार्केट में दिखते हैं, उनको बहुत समझ के, सोच समझ के, एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके मार्केट में काम करो। तो हाँ, ये मैं बोलना चाहता हूँ, 2025 के अंदर, 2024 और 23 के अंदर एआई आ चुका था, अच्छा रहा, 2025 में भी रहेगा, 26 में भी रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन आपका विजन जो है वो लॉन्ग रन ही होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि 2025 में उससे कमाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक्स गिरे हुए हैं, एआई वाले भी स्टॉक्स गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे उठे हुए हैं। तो आप उनमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ना आपका विजन हमेशा लॉन्ग रन होना चाहिए, ठीक है ना। 9वां सवाल ले लेते हैं, स्मॉल बजट का इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखो दोस्तों, क्या है कि अगर 2025 के अंदर आपके पास अगर लैक्स में पैसा है, 5 लाख 10 लाख में पैसा है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं बोलूंगा आपको कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फिर आप रुक जाओ, ऐसी जगह पे पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में लगाना गलत है, क्योंकि आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा फंड आ गया है 5-10 लाख रुपए का, और अगर आपको अगर रियल एस्टेट में लगाने का मौका मिल रहा है, कुछ ऐसा प्लॉट मिल रहा है कोई ऐसी साइड में, जैसे मैंने अभी जेवर एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया, तो फुल प्रॉपर्टी वाला पेपर, जो रजिस्टर्ड पेपर हो, जो जिसको रजिस्ट्री कहते हैं, दाखिला खारिज बोलते हैं, मोटेशन बोलते हैं, वो सब होगा, तो डेफिनेटली आपको वो प्लॉट लेना चाहिए। और वो प्लॉट आपको वही 10 साल 20 साल के लिए छोड़ के वो करना चाहिए। अगर आपके पास उसके अलावा और स्पेयर पैसा है, जैसे 1 लाख 2 लाख रुपए, फिर आप प्लॉट नहीं ले सकते, तो आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। अगर उसके बाद भी कम पैसा है, तो छोटे छोटे क्रिप्टो वाले कॉइन्स ले सकते हो, वो डाल सकते हो। तो जो भी आप इसके अंदर 2025 के अंदर करना चाहते हो बजट के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके 1000 में पैसा है, तो आप कुछ स्टॉक्स और कुछ क्रिप्टो में डाल सकते हो। कुछ आपका लैक्स में पैसा है, तो आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ गोल्ड में भी डाल सकते हो। और अगर आपका 10 लाख से प्लस का, 20 लाख से प्लस का बजट है, तो आपको रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहिए और डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। तो 2025 में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो, डाइवर्सिफाई और लॉन्ग विजन रख के चलो, डेफिनेटली उसको आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। 10वां आता है दोस्तों, ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट क्या है। और ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट कह लो या ये वाला पॉइंट कह लो, दोनों का आंसर सेम है। सारा डिपेंड करता है आपके फंड पे। जैसे मैंने अभी जेवर एयरपोर्ट को बताया ना, इस समय दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ट्रेंडी चीज यही है।
छोटे से छोटा प्लॉट 1-1 लाख रुपए के भी प्लॉट जो है दोस्तों, मतलब 6-6 हज़ार रुपये 5,000 रुपये गज की जमीन है, 50-50 गज का लोग प्लॉट ले रहे हैं, उसके रेट भी 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख पहुंचने वाले हैं अभी आने वाले समय में। देखो प्लॉट होते हैं, रियल एस्टेट होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है, हमेशा लॉन्ग रन में ही आपको रिटर्न देती है। तो ट्रेंडी इस समय 2025 के अंदर दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो जेवर एयरपोर्ट रियल एस्टेट है। आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा, नहीं तो गोल्ड अभी आप देख रहे हो दोस्तों, अब गोल्ड के जो प्राइसेस है दिवाली के टाइम पे इंक्रीज होते हैं, तो 2025 के अंदर अगर स्टार्टिंग के में ही अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हो तो दिवाली तक आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हो। तो ये भी ट्रेंडी है। एआई वाले स्टॉक भी ट्रेंडिंग है। और जैसे ये जो स्टॉक है स्टार्टअप वाले, जोमेटो जैसे, जिन जिन कंपनी के अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और पिछले 4-5 क्वार्टर से आप देख रहे हो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको सारा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी ऐसे कोई रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प कर देंगे। कौन सी ऐसी कंपनी से अगर आप लेते हो, हम नहीं देंगे आपको, हम आपको अटैच करा देंगे कि इससे अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए आपका। लेकिन जो भी आप ट्रेंडी चीज़ समझ के करना चाहते हो, किसी ने आपको बोला और वो अगर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको नहीं करना है। सेबी रजिस्टर्ड है, आपको सही गाइड कर रहा है तो ही आप स्टॉक मार्केट में डालें। रियल एस्टेट में अगर रेरा अप्रूव है तो आप रियल एस्टेट में डालें। गोल्ड में तो आप कभी भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिप्टो के अंदर भी मैंने आपको तरीके बता दिए, अपने आप पोर्टफोलियो को, कॉइन्स को डाइवर्सिफाई करके रखो, आपको पैसा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो 2025 के अंदर मुझे लगता है आपको जानना जरूरी था। और इनको सोच समझ के जो मैंने चीज़ें बताई है, कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही होगी तो दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेरा बताने का ऐसे ही है कि मैं स्क्रिप्ट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है मैं वो बता दे रहा हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें दिल से समझना चाहते हो तो बिल्कुल समझ में आएगा, और वीडियो को दोबारा देखेंगे तो और ढंग से समझ में आ जाएगा। और कुछ भी ऐसा लगा कि यार इस पॉइंट पे भी आपको जानना है, तो उसके लिए आप मुझे वीडियो में सेक्शन में जाके जो भी कमेंट सेक्शन होगा उसमें कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और प्लस ये हमारा चैनल नया है, अगर आपने मेरे को और दूसरे चैनल पे देखा है जिसमें हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, 1 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, तो आपको यहाँ पे भी उतना ही प्यार देना है, ताकि जो इस तरह की मैं वीडियोस इसके अंदर लेके आने वाला हूँ या ला रहा हूँ, या जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। तो आगे अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और 2025 के अंदर सोच समझ के पैसा लगाएं। थैंक यू वेरी मच।